हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल के पेपर को अप्रोच कैसे करना है, एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट्स का अप्रोच क्या रहता है और आप उसको कैसे उतार सकते हो अपने पेपर में, इसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। अभी मैंने आपको प्रीवियसली 2 वीडियोस में लाइव डेमो दिया था कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। उसी को मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं चीज़ें फास्ट फास्ट भगाता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेकर के मैं आपको तफसील से समझाऊंगा। वीडियो को आप वॉच लेटर में सेव कर लेना, एग्जाम से पहले 1 बार 2 बार इसको देख करके जाना, ठीक है, और सफिशिएंट प्रैक्टिस करके जाना मेरे तरीकों से, और देखना आपको बेनिफिट होता है तभी इसको अप्लाई करना, अदरवाइज अपने लिए कोई और तरीका निकालना। रफली मैं ये सारी चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा बात करने वाला हूँ, अगर चाहो तो पॉज करके पढ़ लेना। चैनल पे जो लोग नए हो, वीडियो को पॉज करके यहाँ बेसिक जानकारियाँ दी हुई हैं, उसको भी पढ़ सकते हो। चलो, सबसे पहले देखो, मॉक की तैयारी शुरू होती है मॉक से पहले, या एग्जाम की तैयारी एग्जाम से पहले। मॉक से पहले या ज्यादा इंपॉर्टेंटली एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है अपने अंदर कि इस बार पेपर तो इजी आ रहा है, हम तो फाड़ डालेंगे, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। ऐसा कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं लाना, कोई भी प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं लाना है कि इस बार तो पेपर टफ है या इजी है, या तो वैसा है, इस बार तो करंट अफेयर नहीं आ रहा है, या इस बार तो हमारे जो पसंद का सेक्शन है उससे सवाल ज्यादा आ रहे हैं तो इस बार तो अपन उड़ा डालेंगे इस पेपर को। ऐसा कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं लाना। आपका जो शिफ्ट है वो यूनिक शिफ्ट होने वाला है, इस चीज को अपने दिमाग में बैठा कर रखो। इसलिए आपको एग्जाम डे पे अपने शिफ्ट के अंदर अडेप्टिबिलिटी लानी है, अडेप्ट करने के लिए रेडी रहना है। पेपर इजी भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, कैलकुलेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए सफिशिएंट प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए मेरे दोस्त, सफिशिएंट प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए टेक्स्ट बुक पे जो भी प्लेटफॉर्म है, आप सफिशिएंट प्रैक्टिस पहले से करके रखना। कोई भी जो दूसरे एग्जाम का बंदा है ना, जैसे मान लो आपके शिफ्ट 2 में पेपर है तो शिफ्ट 1 का बंदा निकल रहा है, इससे बातचीत करके कोई फायदा नहीं होने वाला, आपको नुकसान होगा। पहले वाले लोगों का एनालिसिस देख लो, वो ठीक है, बट ये बंदा मान लो निकल रहा है, ये आपको बोल रहा है सर पेपर तो आज का टफ आया है, हमारी हालत खराब हो गई थी, मैथ्स तो पूरा कैलकुलेटिव है, आपकी तो लगने वाली है, जाओ तो अंदर पता चल जाएगा। ये सारी चीजें, ये बात करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसका शिफ्ट क्या था, आपका शिफ्ट क्या है, कोई इसमें कनेक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए ऐसे लोगों से यहाँ पर बात करना कोई लाभदायक काम नहीं है। सीधा जाओ अपना एग्जाम दो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं। देखो, जो भी टॉपर्स होंगे, क्रैकर्स होंगे, अच्छे नंबर लाने वाले होंगे, उनका एक फिक्स सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्ट होता है, वो पेपर को वैसे ही अटेम्प्ट करते हैं। यानी आपके जो सब्जेक्ट्स है, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, इसको कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे कैसे अप्रोच करना है, पहले क्या बनाएंगे बाद में क्या बनाएंगे, ये उनका फिक्स होता है। आपका भी एक कुछ फिक्स होगा। यदि आपने जो भी सीक्वेंस सेट किया हुआ है वो अभी आपका फिक्स है, आपने उस पर सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ली है, तब फिर अपना सीक्वेंस कृपया ना बदलें। लेकिन अभी तक अगर आपका सीक्वेंस डिसाइड नहीं हुआ है, प्यारे बिगिनर्स, मैं बिगिनर्स को एड्रेस कर रहा हूं अभी, तो आप एक सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं, ये वाला, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, ठीक है। ये 1 2 3 4 आप ऐसे फॉलो करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा अगर आपका सीक्वेंस नहीं बना हुआ है। क्योंकि जीके में क्या है, हार्डली आपको 5 मिनट लगेंगे विथ प्रैक्टिस। इंग्लिश में क्या है, हार्डली 5 से 7 मिनट लगेंगे। ऐसा नहीं कि 5 मिनट में पूरा पेपर हो जाएगा, 5 मिनट में मैक्सिमम सवाल हो जाएंगे। जो टफ लेंदी वाले होंगे तो वो तो आपको पहले राउंड में करने नहीं है। तो यहाँ पे होगा क्या, 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर आपने 50% से ज्यादा पेपर देख लिया है। बिगिनर्स के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि बेचारे 100 के 100 सवाल अपनी आंखों के सामने से गुजार भी नहीं पाते हैं और टाइम खत्म हो जाता है। इसके लिए आप इस सीक्वेंस को फॉलो करो। फिर रीजनिंग में जाओ। रीजनिंग में आपको डिपेंडिंग ऑन द पेपर आपको 10 से 15 मिनट, बहुत बार 17 मिनट का समय भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि पेपर कैसा। उसके बाद फिर मैथ्स में जाओ। मैथ्स में टाइम दो, 20 मिनट 25 मिनट जो देना है दो, और उसके बाद फिर से यही सीक्वेंस आप रिपीट करो। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक का पास बाय करना चाहते हो, कूपन कोड क्लस्टर लगा लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। चलो अब बात करेंगे, मल्टीपल राउंड्स में पेपर करना है। मल्टीपल राउंड्स का मतलब क्या होता है भाई? मल्टीपल राउंड्स का मतलब यह है कि पहले राउंड में आप केवल और केवल इजी एंड फास्ट क्वेश्चंस को करने वाले हो, ठीक है। जितने भी सवाल जो आपके कुछ नेचर के आएंगे, ठीक है। एक तो जो आपका इजी एंड फास्ट है, इसको आप कर डालो। एक क्वेश्चन है इजी तो है, मगर है आपका कैलकुलेटिव, यानी टाइम टेकिंग, इसको आप करेंगे मार्क फॉर रिव्यू। एक क्वेश्चन होगा आपका कि टफ भी है मगर फास्ट है, यानी कोई टफ कॉन्सेप्ट तो लग रहा है बट ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। इसको भी आप डिपेंड करो कि अगर आपको वो टफ वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है तो देन एंड देयर उसको बनाओ। अगर टफ कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, इसको भी मार्क फॉर रिव्यू लगाओ। और एक ये है, एक है टफ और कैलकुलेटिव भी है, तो ऐसे सवाल तो यार आपको आराम से मार्क फॉर रिव्यू करने, हो सकता है आपसे ये बनेगा भी नहीं। और फिर तो एक ऐसा है कि जो आपको आता ही नहीं है, नो नॉलेज, इसको तो सीधा सीधा स्किप करो, ठीक है। पहले राउंड में आपको लगभग ये सीक्वेंस फॉलो करना है। इजी और फास्ट है, बना डालो। इजी है मगर कैलकुलेटिव है, तो थोड़ा रुको मित्र, थोड़ा रुको, अगले राउंड में आप इसको देखोगे, ठीक है। तो राउंड 1 में आप इन सवालों को कर रहे होगे, राउंड 2 में जब आओगे तब इन सवालों को कर रहे होगे, जब राउंड 3 में आओगे
तब इन सवालों को, या हो सकता है बहुत सारे बंदे इन सवालों को पहले राउंड में ही निकाल देते हैं, तो डिपेंड करेगा। फाइनल राउंड में आप इन सवालों को करोगे और उसके बाद भी गलती से समय बच गया, जो कि बहुत मुश्किल है कि बच जाएगा, तब आप इन सवालों को कर सकते हो। अब बिगिनर्स बोल रहे होंगे क्या आप बात कर रहे हो भैया, इतने सारे राउंड, हमारे तो एक राउंड नहीं हो पाता, हमारा तो पूरा पेपर खत्म हो जाता है। तो उसको इंप्रूव करना पड़ेगा ना दोस्त। आप देखो जो मैंने लाइव अटेम्प्ट किया है, मैंने कितने राउंड्स में पेपर किया है, बार बार भगाया है पेपर को, आगे पीछे किया है। तो पेपर के साथ खेलना सीखना पड़ेगा आपको। अब सेक्शन वाइज में थोड़ा सा आपको एक बताता चलता हूँ। देखो जीके में जब आप आओगे ना, जीके में क्वेश्चन किस तरह के मिलेंगे। एक तो इजी सवाल है, आपको आता है, वहीं पे कर डालो। एक है जो आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि दिमाग पे जोर डालोगे तो याद आ जाएगा, बट अभी याद नहीं आ रहा, इसको मार्क फॉर रिव्यू करो, ठीक है। जिसमें मेमोराइजेशन का प्रॉब्लम है, बाद में जब दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे तब आपको शायद याद आ जाएगा, तो इसको मार्क फॉर रिव्यू करो। एक है जिसमें एलिमिनेशन का स्कोप है, कुछ गेस लिया जा सकता है, कुछ एलिमिनेशन किया जा सकता है, इसको भी अभी इस पे गुत्थम गुत्था नहीं करेंगे, इस पे मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। और फिर एक ऐसा सवाल है जो ना क्वेश्चन की हवा लग रही है आपको, ना कोई ऑप्शन का हवा लग रहा है, आपको कुछ नहीं आता है भाई, सब नील बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं आता है, इस बेचारे को यहीं पे छोड़ डालो, इसको यहीं पे छोड़ डालो, इसको नहीं देखना है, ठीक है। ये आपका शत्रु है, दोस्त नहीं है, ठीक है। तो इससे बात मत करो, इसको देखना ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, सारे के सारे पेपर्स में ना, देखो यार, एक होता है समझदार लोगों का एडवाइस, और एक होता है थोड़ा मेरे साथ रेकलेस लोगों का एडवाइस, ठीक है। मैं थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने में बिलीव करता हूँ, आप डिपेंड करता है आप क्या करते हो। होगा क्या ना, देखो एग्जाम में क्या है, आपके 2 नंबर पॉजिटिव में आपको मिलेगा सवाल जब सही करोगे, और गलत करोगे तो आधे नंबर 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएगा गलती करने पर। मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि मैं थोड़ा सा खेलता हूं इसके साथ, ठीक है। कम से कम टीयर 1 में तो खेलता ही हूं, क्योंकि -1/4 ही है, यहाँ पे आप खेलने का स्कोप थोड़ा ज्यादा है। आपके 4 ऑप्शन है ABCD, अगर आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हो, आपको पता है कि ऑप्शन डी श्योर शॉट नहीं होने वाला है, तो आपके क्वेश्चन के सही करने की जो प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग में कितनी थी, 25% चांसेस थे कि अगर आप रैंडम तुक्का मारते तो 25% चांस है कि सही होता। जब एक को एलिमिनेट करते हो तो 33% चांसेस हो जाते हैं कि जो जिस पे भी तुक्का मारोगे वो सही होगा। तुक्का इन द सेंस कि आपको थोड़ा तो इंटेलिजेंट गेस लेना है। अगर एक और एलिमिनेट करेंगे तब 50-50 पे मामला आ जाता है। देखो, अगर आप समझदार के जैसा खेलना चाहते हो एग्जाम में, आपको लग रहा है कि आपने ज्यादातर सवाल ठीक ठाक किए, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है जिसको आप गेस कर रहे हो, यहां पे आप क्या करोगे, अगर 50-50 पे मामला आ गया, आपका फर्ज बनता है, आपका धर्म बनता है कि आप अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे ही करोगे। इस क्वेश्चन को छोड़ना पाप है मेरे दोस्त, भले आपने 99 क्वेश्चन ही क्यों ना अटेम्प्ट कर ली हो, फिर भी ये सवाल नहीं छोड़ना है अब। लेकिन मैं इस नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए बोलता हूं कि अगर सिचुएशन थोड़ी डेस्परेट है तो एक ऑप्शन एलिमिनेट करने पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये ध्यान कहां दोगे, ये ध्यान दोगे आप जीके में, ये ध्यान थोड़ा बहुत इंग्लिश में दोगे, बहुत डेस्परेट सिचुएशन आ गई है तो रीजनिंग में दोगे, बट मैथ्स में कृपया करके ये 33% के साथ नहीं खेलेंगे। मैथ्स में बहुत एक्सट्रीम अगर डेस्परेट सिचुएशन आ गई है तब 50-50 में खेलना, अदरवाइज मैथ्स में मैं सजेस्ट नहीं करता हूं कि मैथ्स वाले क्वेश्चंस पे आप तुक्का लगाओ, ठीक। इंग्लिश में सवाल होंगे, ज्यादातर सवाल आपसे राउंड 1 में निकल रहे होंगे, जो सवाल आपसे राउंड 1 में नहीं निकल रहे होंगे वो होंगे आपके लेंदी वाले क्वेश्चन, तो उनको कृपया राउंड 2 या सब्सिक्वेंट राउंड्स के लिए आप छोड़ें। एक बात और याद रखिएगा, राउंड 1 में इंग्लिश को बनाते हुए ज्यादातर जो आपके ग्रामर वाले सवाल है ना, पहले नजर में जो आंसर लग रहा है आमतौर पे वही आंसर होता है। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की, अच्छी पढ़ाई की है, तब आपने तो पढ़ाई नहीं करी है, तब तो फिर तुम्हें कौन ही बचाए भाई, भगवान ही बचाए आपको। लेकिन अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है, अच्छी प्रैक्टिस करी है, तो पहले नजर में जो आंसर लग रहा है वही आंसर आमतौर पे होता है, ठीक है। आप जितना उसको देखते जाओगे उतना आपको लगेगा नहीं नहीं ये वाला रूल है क्या, ये एक्सेप्शन का केस है, यहाँ पे तो कुछ है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए थोड़ा इस पे ध्यान रखना। रीजनिंग वाले सेक्शंस पे वही आओगे, यहाँ पे ज्यादातर जो लेंदी वाले क्वेश्चंस हैं उन्हीं को छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आपका टाइम किल करने की कोशिश करता है एग्जामिनर। मैथ्स में भी वही है, जो लेंदी वाले सवाल है उनको मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, जो क्वेश्चंस नहीं आते, जिनका कॉन्सेप्ट आपको नहीं याद है, उनको देखकर कोई आवश्यकता नहीं है देखने के लिए। मान लो कि इस बार जैसे एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया था, ये रेयर क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आते नहीं, लेकिन मान लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आया, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी थी, आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं, 11th-12th में अगर पढ़ी भी थी याद नहीं आ रहा है, झूठ मूठ का, इसको देख करके रोने की जरूरत नहीं है वहां पे, अरे भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गया, मेरे तो ये 2 नंबर चले गए, इसको यहाँ पर रोने की जरूरत नहीं, इसको सीधा सीधा छोड़ो और इसको प्रणाम करो, दूर से आपको नमस्ते बोलो और बोलो बाद में मिलेंगे, एग्जाम के बाद आपको देखा जाएगा, ठीक। अभी भी एग्जाम में जब भी टफ क्वेश्चन या लेंदी क्वेश्चंस आए, अपना ईगो साइड में रखिए। सबसे पहले ये नहीं देखना है कि चलो मैं इस टफ क्वेश्चन को बनाऊंगा, टफ क्वेश्चन को बनाओ या इजी क्वेश्चन को बनाओ, 2 नंबर ही मिलने वाले हैं दोस्त। अपने दोस्तों में जाकर ब्रैग करोगे, अच्छा लगेगा कि वो टफ वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल भी मैंने निकाल डाला,
ठीक है, लेकिन उसके आपको ऐसा नहीं कि उसके आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं, उसके भी 2 ही मिलेंगे। इसीलिए टफ क्वेश्चंस को ज्यादा ईगो पे नहीं लेना है कि मैं टफ भी बनाऊंगा, सारे के सारे बनाऊंगा, ठीक है। रीजनिंग इंग्लिश में बिगेस्ट कल्प्रिट्स है भैया, ये दोनों एग्जामिनर आपका टाइम किल करने के लिए सेट करेगा। ये चीज मैं अभी अभी आपको बता रहा हूं, आपको एग्जाम सेंटर पे मेरी ये बात याद आने वाली है, ये देखना आप। रीजनिंग और इंग्लिश को एग्जामिनर, क्योंकि देखो मैथ्स में ना सवाल देखकर समझ में आ जाता है, पकड़ में आ जाता है कि ये सवाल लेंदी है, लंबा जाएगा। रीजनिंग इंग्लिश में ये चीजें समझ नहीं आती, इनमें लगता है यार इनको तो क्या ही कोई लेंदी बनाएगा, ये तो हमको आता है या नहीं आता वाली बात है। बट यहाँ पे लेंदी सवालों से बचकर रहिएगा, इनको सब्सिक्वेंट राउंड्स के लिए बचाइएगा, स्किप कीजिएगा। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को स्किप करना सीख गए, किस सवाल को लेना है किसको छोड़ना है, तब आपका एग्जाम क्रैक होने से कोई नहीं बचा सकता, बशर्ते आपने पढ़ाई की हुई है। पढ़ाई के बिना कोई स्कोप नहीं है, बट स्किप करना सीख जाओ। ये टीयर 1 के साथ साथ बहुत ज्यादा टीयर 2 में हेल्प करेगा आपको मेरे दोस्त, इसीलिए आप स्किप करना सीखो। कोई भी फालतू डम टारगेट्स नहीं रखेंगे कि मैं मैथ्स में 50 में 50 लाऊंगा। ये यहाँ पे वो जोकर वाली इमोजी बनाने का मन कर रहा है मेरे को कि मैथ्स में 50 लाना चाहता हूँ, ये मेरा टारगेट है। या फिर मैं पेपर को 50 मिनट में ही खत्म करूंगा, 10 मिनट दूसरों का चेहरा देखना चाहता हूँ कि कैसा लग रहा है। ये सारे डम टारगेट्स है, स्टूपिड टारगेट्स है। ये सब चीजें नहीं करना एग्जाम सेंटर में भाई, अनटिल एंड अनलेस कि फिर आपको आपके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है, तब आप ऐसा कर सकते हो। अदरवाइज ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपका एकमात्र गोल होना चाहिए कि आपको ये राउंड क्लियर करना है, ठीक है। एग्जाम क्लियर करने से मतलब रखो, यही आपका टारगेट है। कोई फालतू टारगेट्स नहीं लेंगे, ईगो में नहीं आएंगे कि ये सवाल है अलजेब्रा, मैंने सबसे महान टीचर से पढ़ा है, मेरा अलजेब्रा कैसे गलत होगा। आपका भी हो सकता है, इसीलिए प्लीज आप टफ क्वेश्चन में टाइम स्पेंड नहीं करो। फाइनल में माइंडसेट में बात करके वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो मैंने छोटा रखना चाहता था, खैर चलो। एक रफ टारगेट अपने लिए रखना, ठीक है। अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हो दोस्त, तो मुझे एक बात बताओ, क्या 40 से 50 अटेम्प्ट करने पर दुनिया में कोई भी सिचुएशन आ जाए, कितना भी टफ पेपर आ जाए, क्या इस पे सिलेक्शन होने वाला है आपका? नहीं होने वाला है ना। आपको पता है ना, यूआर कैटेगरी में जन्म लिए हो तो ये टारगेट आपके लिए नहीं है। उसी तरह ओबीसी में आप आते हो, आपका एक टारगेट है, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का। आपको एक रफ पता होना चाहिए प्रीवियस ईयर का अंदाजा लेते हुए कि आपको लगभग कितने टारगेट लेने हैं, कितना अटेम्प्ट करना है। लेकिन एग्जाम में डिफिकल्टी वाइज इसको अरेंज करो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपने देखा कि मुझे इतने अटेम्प्ट की जरूरत होती है, आपने देखा पेपर टफ लग रहा है, तो आप यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो सकते हो। लेकिन अगर आपका पेपर इजियर साइड में जा रहा है तो फिर आपको अटेम्प्ट्स बढ़ाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज रह जाओगे पीछे, क्योंकि बहुत सारे निगेटिव मार्क्स भी होते हैं एग्जाम में। कभी भी अपना दिमाग गरम मत कर लेना, ठीक है। किसी बात पे गरम मत कर लेना, उल्टी सीधी फालतू चीजों पे दिमाग अपना गरम कर लेते हैं लोग कि यार वो एग्जामिनर इतना चिढ़ के कैसे बात कर रहा है, साले उसकी औकात क्या है, 15,000 की तो सैलरी है, हम पे धौंस जमाएगा, हम तो कल के इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, साले पहला रेट तुम पे ही मारेंगे। ये सारी फालतू की बातें की वजह से अपना दिमाग गर्म नहीं करना है। वहां पे किसी से लड़ने झगड़ने नहीं गए हो। लड़ना झगड़ना जो है सो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे होगा, अपने माउस क्लिक्स के थ्रू आप लड़के बहुत आगे निकल जाओगे। इसलिए अपना एकदम दिमाग ठंडे पे रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छे से पेपर दे करके आना है, ठंडक लूज नहीं करना है, ठीक है। जितना ये सोचोगे कि यार फेल नहीं होना, फेल नहीं होना, फेल नहीं होना, फेल नहीं होना, पापा बड़ा मारेंगे, फेल नहीं होना, फेल नहीं होना, उतना ही फेलियर की तरफ ढकेलते चले जाओगे, ठीक है। आपने जो लोग ड्राइविंग करते हो उन्होंने देखा होगा, रास्ते में एक पोल है, एक पेड़ है, मान लो एक पेड़ है, जितना सोचोगे ना पेड़ में नहीं टकराना, पेड़ में नहीं टकराना, पेड़ में नहीं टकराना, उतनी आपकी गाड़ी वहीं पे मुड़ के वहीं से जाकर ठुक जाती है। तो ये चीज दिमाग में ध्यान रखना कि ये सब निगेटिविटी नहीं सोचना। एग्जाम से पहले अपने आप को ये सब अफर्मेशंस बोलो, आई एम द बेस्ट, आई एम स्पीड, मैं बहुत फास्ट हूँ, मुझे पता है चीजों को कैसे फास्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये सारी चीजें पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे। थोड़ा डीप ब्रीदिंग कर लेना पेपर देने से पहले, और पानी थोड़ा सा सफिशिएंट पी लेना, जरूरत से ज्यादा भी नहीं कि फिर नेचुरल चीजें आपको परेशान करने लगे, लेकिन अपने आप को हाइड्रेटेड रखना। ये सब फालतू चीजें लगती हैं अभी, लेकिन बेटा जब 2-4 नंबर से सिलेक्शन रुकेगा ना, तो ये इसी से रुकता है। ये सारी जो फालतू की सो कॉल्ड फालतू चीजें हैं ना, इसी की वजह से ये सिलेक्शन यहाँ पे रुकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक। जीके के दूसरे बैचेस में क्या रहता है कि आप हमारा एक तो जीके का मेन बैच परचेज करो, उसको कंप्लीट करो। उसके साथ वो बोलेंगे कि आप हमारा पीवाईक्यू का बैच करो, उसके बाद वो बोलेंगे हमारा रिवीजन का बैच करो, उसके बाद बोलेंगे माइंड मैप्स का बैच करो, उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि हम आपको कुछ और एक्स्ट्रा रिवीजन पॉइंटर्स दे रहे हैं, उसके लिए आप हमारा क्रैश कोर्स भी करो। उसके बाद वो बोलेंगे कि गेस करने के लिए हम आपको अलग से एक बैच देंगे, उसमें आप गेस करना सीखोगे। तो इस तरह से 5-6 बैच करके आपका जो टोटल कंटेंट वो आपको देते हैं वो लगभग 2-3 हज़ार घंटे का हो जाता है, अगर आप प्रॉपर से उसको रिवाइज करना चाहते हो तो। हमारे जीके जीनियस बैच में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ये जानते हैं कि एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए आपको सिर्फ जीके नहीं पढ़ना होता है, आप इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स को भी पढ़ रहे होते हो। तो हमने एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम में, यानी 100 से 120 आवर्स में आपको इस बैच को देखना है, इसको प्रैक्टिस करना है और इसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। उसके साथ में अगर आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते हो तो आराम से आप रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अपने एग्जाम में हिट कर पाओगे, ठीक है। तो ये बैच हमने यही ध्यान में रखकर बनाया है कि आपको ये
40 तरह की चीज़ें नहीं करनी पड़े, आप सिर्फ एक बैच पे फोकस्ड रह सकते हो और इससे ही अपना मैक्सिमम आउटपुट आप एसएससी सीजीएल के अंदर निकाल सकते हो। इस बैच का जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रखा गया है, लेकिन ये प्राइस भी आपको पे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये प्राइस गलती से भी पे मत कर देना। कूपन कोड आप ऑफिसर का इस्तेमाल कर लेना, तो आपको इसमें भी थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे तो सबसे बड़ा फायदा है कि आप 2x 3x 4x में करके इसको स्पीड में देख सकते हो। इसके आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन वो इंग्लिश में होंगे और केवल ऐप के अंदर खुलेंगे। ये पूरा बैच भी इंग्लिश है, यानी इंग्लिश मीडियम का बैच है बेसिकली। जैसे अभी इंग्लिश में चीज़ें लिखी हुई और मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इसी तरीके का ये बैच है। लूसेंट से ज़्यादा डीप, बेटर और अपडेटेड यहाँ पे कॉन्टेंट रहेगा आपके लिए। इसमें कॉन्टेंट ज़्यादातर मैंने बनाया है, मैं एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड हूँ, साथ में मेरे टीम के दूसरे मेंबर्स ने भी यहाँ पर अपना योगदान दिया है। तो आप इस जीके जीनियस बैच के जो भी डेमो वीडियोस हैं ये एग्जाम क्लस्टर ऐप में देख सकते हो। इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया है, यहाँ पे आपको डेमो वगैरह मिल जाएगा। अगर डेमो देखकर आपको अच्छा लगता है तो इस बैच में आप इनरोल कर सकते हो। प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है और इसमें भी आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर इस बैच के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हो, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हो, तो 8987921161 इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। ये भी पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा।